आशा है कि सब ठीक होंगे। आज की क्लास में प्रेमचंद जी को पढ़ेंगे, जिनकी कहानी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नशा कहानी है। तो उससे पहले हम प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद इनका जन्म 31 जुलाई 1880। 31 जुलाई 1880। स्थान है लम्ही गांव, बनारस के रहने वाले थे। बचपन का नाम उनका धनपत राय था। शुरुआत में उन्होंने धनपत राय जी जब उन्होंने कहानियां शुरू की लिखना, तब इनका जो नाम है प्रेमचंद पड़ा। उससे पहले नवाब राय नाम से ये कहानियां लिखते थे। नवाब राय नाम से जब उन्होंने कहानियां लिखी तो शुरुआत में तकरीबन 1904 से लेकर के 1916 तक नवाब राय नाम से इन्होंने कहानियों की शुरुआत की। 1904 से 1916। सोजे वतन इनकी कहानी संग्रह है। सोजे वतन एक इनका कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह जो कि स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत लिखी गई थी, उसको भी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध इसके अंदर वर्णन करा गया था, तो इसको जब्त कर लिया गया। जब तक उन्होंने उर्दू में कहानियां लिखी थी, तब तक उनका नाम ये नवाब राय से लिखते थे। उसके बाद में सोजे वतन जो कहानी संग्रह है, जब्त करने के बाद में उन्होंने प्रेमचंद नाम से रचनाएं शुरुआत की, और लगभग 300 हिंदी की कहानियां, लगभग 300 कहानियां उन्होंने हिंदी में लिखी। 300 कहानियां उन्होंने हिंदी में लिखी, जिसमें कहानियां बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पंचकुमेश्वर, कफन आदि कहानियां हैं, और एक नशा कहानी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि इनकी शादी इनकी आज्ञा के विरुद्ध एक ऐसी लड़की से कर दी गई 15 वर्ष की उम्र में, जो कि दिखने में भी बदसूरत थी और बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। तो ज्यादा समय तक उनकी जो शादी थी वो नहीं चली, तो उन्होंने तलाक दे दिया, और तकरीबन 25 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की आयु में उनकी शादी, आयु में विवाह, 25 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। उसके बाद कहते हैं कि लगभग जब उन्होंने ये लिखा था, 24 साल की उम्र थी जब उन्होंने उर्दू में कहानी लिखी थी। उसके बाद जैसे उनकी शादी दूसरी स्त्री से जो उनको पसंद हुई, तो इनकी जो साहित्य है उसमें भी बदलाव आया। इनकी अच्छी कहानियों का अच्छा दौर उनका चलने लग गया। उपन्यास की बात करें
उपन्यास की बात अगर अपन करें तो गोदान जो है उपन्यास, गोदान जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है उपन्यास इनका माना जाता है। गोदान, रंगभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, मंगलसूत्र, आदि इनके उपन्यास है। जिसमें जो मंगलसूत्र जो उपन्यास है अधूरा रह गया था इनका, इस उपन्यास को इनके पुत्र प्रेमचंद्र जी के जो पुत्र थे अमृत राय, अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने जो लास्ट इनका जो उपन्यास था मंगलसूत्र, उन्होंने इसको पूरा किया था। आगे बात करते हैं इनके पिताजी का नाम। इनके पिताजी का नाम अजायब राय और इनकी माता जी आनंदी देवी। इनके पिताजी पोस्ट मास्टर थे, पोस्ट मास्टर थे। गरीब तबके से थे तो इन्होंने कई मुसीबतें झेली। 9 साल की उम्र में इनकी माता जी का देहांत हो गया तो इनको पढ़ाई भी बड़ी मुश्किलों से करनी पड़ी। आगे जाके इनको अध्यापन का कार्य इन्होंने करवाया, जीविकोपार्जन के लिए अध्यापन का कार्य करवाना पड़ा। 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन में 1921 में इन्होंने भाग लिया क्योंकि ये गांधी जी और मार्क्सवाद से ज्यादा प्रभावित थे। मार्क्सवाद यानी गांधी जी और उनके गांधी जी के विचारों से और मार्क्सवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। गांधी जी के विचारों से, गांधी जी व मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। गांधी जी और मार्क्स के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इसके अलावा जीविकोपार्जन के लिए अध्यापन कार्य के अलावा इन्होंने पत्रकारिता में भी अपना योगदान दिया। लगभग 3 पत्रिकाओं जागरण, हंस और माधुरी जीविकोपार्जन के लिए जब इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ा, 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, उसके बाद में पत्रकारिता में भी इन्होंने योगदान दिया। जागरण, हंस और माधुरी इन पत्रिकाओं का संपादन किया। जागरण, हंस और माधुरी इन 3 पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। ये कहानियां उन्होंने लिखी। इसके बाद में इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अब आगे हम प्रेमचंद जी की कहानी जो अपने सिलेबस में है हमेशा, उसके बारे में पढ़ेंगे। मुख्य पात्र इनके
रहता है, आलीशान मकान है, खाने पीने के लिए नौकर चाकर लगे हैं, बड़ी सी हवेली है। तो ये एक जमींदार का बेटा है। ईश्वरी और लेखक। लेखक अपने आप को इस कहानी में मैं द्वारा संबोधित करता है। लेखक यानी कि स्वयं प्रेमचंद और ईश्वरी जमींदार का जो लड़का है, ये दोनों एक हॉस्टल में रहते हैं। दशहरे की छुट्टियां पड़ती है, तब ये घर जाने का एक प्रोग्राम बनाते हैं कि घर जाएंगे। तो चूंकि जो प्रेमचंद जी थे गरीब तबके से थे, तो ईश्वरी उनको बोलता है कि तुम अब की बार मेरे घर चलो। दशहरे की जो छुट्टियां होती है उसमें बोलता है कि तुम अब की बार मेरे घर चलो। तो उसको बोलते हैं कि ठीक है। तो जैसे ही सुबह होती है, दोनों सोए रहते हैं, सुबह होती है तो ईश्वरी और इसको लेकर को कोई आता है जगाने के लिए कि सुबह हो चुकी है, अब जाना है, गाड़ी का समय हो रहा है। तो ये उठकर जाने की तैयारी करने लगती है। घर जाने की इतनी ज़्यादा मतलब इनको उत्सुकता होती है कि ये समय से पहले ही पहुंच जाते हैं। इनके रात को जाने का होता है, 9 बजे गाड़ी आएगी, उससे पहले शाम को पहुंच जाते हैं। ईश्वरी लेखक को बोलता है कि जब तक गाड़ी आती है कुछ खा पी लेते हैं। ऐसा करके वो पास में कहीं एक होटल होता है, वहाँ चले जाते हैं। ईश्वरी वेटर को बुलाता है, जिसको खामसाना नाम से संबोधित किया है। यहाँ पे कहते हैं कि अरबी और फारसी कई शब्दों का प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में प्रयोग किया है। तो खानसामा जिसको बोलते हैं वेटर, उसको बुलाते हैं और खाने के लिए बोलते हैं कि ये सामान लेके आना है। तो इस ठाट बाट को देख के लेकर बहुत ज्यादा अचंभित होता है कि उसके बुलाने पर वो आ गया। ईश्वरी जैसे ही मतलब बैठता है वहाँ खाना खाने के लिए, तो वो बोलता है कि हाँ ये सामान ले आओ। खाना खाने के बाद में खानसामा जो वेटर होता है उसको ईश्वरी जैसे बोलते हैं ना बख्शिश देता है, टिप बोलते हैं जिसको, तो 50 पैसे उसको देता है बख्शिश के रूप में। लेकिन भी सोचता है कि मैं कुछ दूं, लेकिन उसके पास फिलहाल कुछ होता नहीं है। वो मन मार के रह जाता है। इतने में गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, बैठ जाते हैं सेकंड क्लास। लेखक सेकंड क्लास में पहली बार बैठा है, एकदम आरामदेह जगह है, वहाँ पर बैठ जाते हैं, आराम से बातें करते हुए घर चले जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही वो पहुँचते हैं घर पे, उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। और एक जो नाई होता है, घर वाले पूछते हैं कि हाँ ये कौन है आपके साथ, तो बताते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये भी बहुत जमींदार है। इनके वो जो ईश्वरी था ना, इसके बारे में झूठ बोल जाता है कि वो जमींदार जो है बहुत बड़ा जमींदार है, अपने से भी बड़ा जमींदार है। लेकिन पूछते हैं कि इसके कपड़े साधारण क्यों है, तो बोलते हैं ये गांधी जी के भक्त है ना, इसलिए इनके कपड़े साधारण है, इसलिए उसको ये जवाब वो दे देता है। जैसे वो घर पहुंचते हैं तो एक नाई आता है उनके पैर दबाने के लिए। तो जो लेखक है उसको बहुत मतलब अचंभा होता है कि इतना रात साई ठाट बाट है, पैर दबाए जा रहे हैं, नौकर चाकर आ रहे हैं, खाना वाना अपने आप परोसा जा रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, क्योंकि ये पहले तो उसकी बुराई करता था कि जमींदार है ना, निठल्ले होते हैं, काम करते नहीं, इतने नौकर रखते हैं। लेकिन फिर जैसे ही उसको ये आराम मिलने लग जाता है, कहने का मतलब प्रेमचंद जी को, तो वो भी वैसा ही हो जाता है। आते तो वो इसलिए है कि छुट्टियां बिताएंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन वो घुड़सवारी में, तैराकी करने में, जंगल में जाके मतलब आखेट करने में और ना मछली पकड़ने में, ये सब चीज़ों में वो समय व्यतीत कर देते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। एक दिन क्या होता है कि कहीं पे प्रतिभोज का आयोजन होता है, तो ईश्वरी बोलता है लेखक को कि आपको मेरे साथ चलना है। लेखक मना कर देता है कि नहीं मैं ये घर पे रहूँगा। घर पे रह जाता है। सांझ का समय है, लालटेन पड़ी है पास में, लेकिन लेखक नौकर को आवाज लगाए जा रहे हैं। कहने का मतलब कि उसका मन वैसा ही हो गया, जैसे जमींदार लोग रहते थे वैसा ही उसका मन हो गया। बैठा है, माचिस पड़ी है पास में, लेकिन लालटेन नहीं जला रहा। आवाज लगाता है नौकर को कि तुम लोग तो निठल्ले हो गए हो, बिल्कुल भी काम नहीं करते हो, पता नहीं तुम्हारा यहाँ गुजारा होता भी कैसे। उसको ऐसे डांट देता है। जैसे समय बीतता है, तकरीबन 10 से 15 दिन उनकी छुट्टियों के बीच जाते हैं। दशहरे की छुट्टियां खत्म हो जाती है। जैसे ही चलना होता है तो ट्रेन जो है, पहले तो सेकंड क्लास में आराम से बैठ के आए, अब जैसे दशहरे की छुट्टियां समाप्त हो गई तो सब अपने अपने घर जा रहे हैं। तो उस वजह से इतनी भीड़ है गाड़ी में कि इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि ये परेशानियाँ झेले हुए है, लेकिन फिर भी बाद में इसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो गुस्से में किसी को डांट भी देता है गाड़ी में कि इतनी बड़ी पोटली लेके आप यहाँ पे आ गए,
दूसरी डिब्बे में बैठो आप जाके, तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा जिम्मेदार वाला इसके मन में आ जाता है। तो ये इसलिए इसको डांटता है कि तुम ऐसे व्यवहार मत करो, तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो इसको डांट देता है। उसके बाद में जैसे ही लेकर उसको डांटता है कि वो पोटली लेके आ गया, कहाँ हो गया, तो उसको जैसे ही वो डांटता है उसको धक्का देता है, और धक्का ही नहीं देता, ये उसके 2-4 चपक भी लगा देता है। इस पर ये गुस्सा होता है, उसको डांट देता है, और वो जो जिसको धक्का देता है वो व्यक्ति भी इसको बुरा भला कर देखता है कि अमीरों को अपनी जगह हो, हमने भी अपनी इस क्लास के लिए टिकट दी है। तो ये है इस कहानी का सारांश, नशा कहानी का। इसमें नशा शब्द से अर्थ ये है कि जमींदारी जो लोग हैं उनका जो नशा है, या उनके जो पैसों का उनके पास जो रुतबा है, वो ही नशा कहानी का मूल उद्देश्य है। इसके अंदर आपको प्रेमचंद जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में और उस कहानी के बारे में पूरा PDF के अंदर आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।